विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। जनादेश यानी लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। आज तीसरे चरण की वोटिंग के साथ ही कुल 283 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, यानी आधे से अधिक सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। तो बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव और सुप्रिया सूले जैसे कद्दावर नेताओं समेत 1331 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में बंद। 4 जून को आएंगे नतीजे। तीसरे चरण के मतदान में महिलाओं और युवाओं में दिखा खासा उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सैफई में किया मतदान। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 4 चरणों के लिए चरम पर प्रचार। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे, कहा आतंकियों के बेकसूर होने का सर्टिफिकेट बांट रही कांग्रेस। चौबीस की चुनौती में विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। झारखंड की रैली में राहुल गांधी ने जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार का उठाया मुद्दा। सोनिया गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा वंचितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू। 1 जून को 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होगा मतदान। 7वें चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तीसरे चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ ही 1331 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद हो गई है। देश भर के मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। तो कैसा रहा तीसरे चरण का मतदान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश के हर हिस्से में लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह देखने को मिला। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदाताओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। युवा मतदाता सेल्फी लेकर दूसरे मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ाते हुए नजर आए। पहली बार वोट दे रही हूँ, मुझे पहली बार वोट देके बहुत अच्छा लगा। लोग को खुशी भी है, मतदान देने की बहुत खुशी भी है। देश भर में मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले। बिहार के मधेपुरा सीट पर एक पिंक मतदान केंद्र पर उत्सव जैसा माहौल नजर आया। पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण सीट पर मालदा बालो गर्ल्स हाई स्कूल में मालदा आम की थीम पर मतदान केंद्र देखने को मिला। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिलाएं लोकतंत्र के उत्सव में लोकगीत गाते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत गाते हुए मतदान केंद्र में पहुंची। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ही एक मतदान केंद्र पर ग्रामीण 8 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से चलकर वोट डालने पहुंचे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया।
हाँ हमेशा डालते हो? हाँ हमेशा। सुबह सुबह आ गए आप दोनों? मैं तो बाद में नहीं डालता, रश हो जाते हैं ना। आपण नाही केलं तर कोणतं बोगस करून जाणार आहे. अच्छा. त्यावेळी आपलं करून या, त्यासाठी केलं. तीसरे चरण में जिन 93 सीटों पर वोट डाले गए उनमें सूरत को छोड़कर गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर मतदान के साथ ही राज्य की सभी 28 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। इस चरण में महाराष्ट्र की 11 सीट, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, मध्य प्रदेश की 9 सीट और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी वोट डाले गए। साथ ही साथ बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटें, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की 2 सीटें, गोवा की 2 सीटों पर भी मतदान संपन्न हो गया। तीसरे चरण की 93 सीटों पर मतदान के साथ ही अब तक 3 चरणों में कुल 283 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है, जो कुल 543 सीटों का लगभग 52% है। इस चरण के साथ ही तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण की जिन 93 सीटों पर वोटिंग हुई है, पिछले आम चुनाव में भाजपा ने इन पर शानदार प्रदर्शन किया था। 93 सीटों में से भाजपा को 71 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को 4-4 सीटें मिली थीं। एनसीपी और जेडीयू को 3-3, टीएमसी और सपा को 2-2 सीट और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें गई थीं। अब देखना होगा कि इस बार मतदाताओं ने किस पार्टी को जनादेश दिया है, लेकिन इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और लोकतंत्र के उत्सव में आम लोगों के साथ ही साथ खास लोगों ने भी मतदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री और राजनेता मतदान करने पहुंचे। लंबी कतारों के बीच खड़े होकर नेताओं ने भी अपने मतदान करने की बारी का इंतजार किया। सात चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। आम लोगों के साथ ही विभिन्न पार्टियों के दिग्गज भी मतदान करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। उन्होंने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पोलिंग बूथ के बाहर महिलाओं ने पीएम मोदी को राखी भी बांधी। पीएम मोदी ने एक बच्चे को गोद में भी लिया। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है। गुजरात के गांधीनगर से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवार सहित अहमदाबाद में वोट डाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में वोट डाला। उन्होंने कहा कि वो अपने गठबंधन की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। कर्नाटक के धारवाड़ से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने हुबली में मतदान किया। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुर में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में मतदान किया। राजगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भोपाल में वोट डाला। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार
और सुप्रिया सूले ने बारामती में मतदान किया। वहीं एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने खगड़िया में मताधिकार का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग सीट के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कामरूप में मतदान किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने सैफई में मतदान किया। वहीं आगरा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह बघेल ने आदर्श मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनके अलावा जानी मानी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने अहमदाबाद में मतदान किया। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने लातूर में मतदान किया। भले ही तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया हो, लेकिन सभी की नजरें 4 जून पर हैं, जब नतीजों की घोषणा होगी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि किस तरह से दिन भर का मतदान रहा, क्या उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 2 चरणों के मतदान ने चिंता पैदा की थी, क्या वो चिंता दूर होती दिखाई देती है तीसरे चरण के साथ। नीरज सिंह हमारे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं, कर्नाटक के हुबली से हमारे साथ आयशा खानम जुड़ रही हैं, बिहार के खगड़िया से राजेश राज और यूपी के आगरा से ऋषि कुमार, वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा से सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सभी संवाददाताओं का स्वागत है और सबसे पहले रुख हम करते हैं, राजेश आपका ही करेंगे और जानना चाहेंगे कि बिहार की ये जो 5 सीटें थी, तीसरे चरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और खासकर अगर एनडीए घटक दलों के लिए कहें, लेकिन दिन भर का किस तरह से वोटर टर्नआउट को आप देखते हैं, क्योंकि आज देखा गया सुबह से कि लोगों में उत्साह दिखा, कितना लगता है कि 2 चरणों के मुकाबले तीसरा चरण बेहतर दिखता है? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात रही ऋतु, वो ये रही कि 2 चरणों में जिस तरीके से चिलचिलाती धूप और भारी गर्मी की तपिश के बीच लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उससे थोड़ी सी राहत जो है वो दिखाई पड़ी। और आसमान में जो काले बादल मंडराते हुए उमड़ते घुमड़ते जो बादल दिखाई पड़ते रहे और ठंडी हवा की झोंके भी चलते रहे, जिसकी वजह से लोग जो घरों में दुबके रह गए थे 2 चरणों में, वो थोड़ा सा रफ्तार जो है वो बढ़ाने में कामयाब हुए। हालांकि जो शुरुआती अगर दौर की बात करें, मैं सुबह मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा क्षेत्र में था, तो शुरुआती दौर में हमने देखा कि शहरी मतदाताओं में उत्साह थोड़ा कम होता है, लेकिन जबरदस्त जो है वो तैयारियां थी मतदान केंद्रों पर, लिहाजा लोग घरों से बाहर निकले जरूर, लेकिन दोपहर का वक्त जब हुआ तो फिर खाने पीने की वक्त में मतदाता जो है फिर अपने घरों के अंदर चले गए और शाम के वक्त में फिर वो मतदान के लिए निकले। लेकिन हम कह सकते हैं कि 2 चरणों से तीसरा चरण थोड़ा बेहतर बिल्कुल राजेश, आमतौर पर ये देखा गया है कि दिन का समय जो होता है वो मतदाता निश्चित रूप से थोड़ा रेस्ट करने का होता है और दिन के बाद एक बार फिर वो बाहर निकलता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से सोमेश हमारे साथ हैं। सोमेश, छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक का वोटर टर्नआउट किस तरह का था, किस तरह का उत्साह देखा गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां 11 सीटों पर मतदान इस चरण के साथ संपन्न हो गया? जी ऋतु, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा सीट में जो मतदान प्रतिशत रहा है 86.87% रहा है और 2019 में जो मतदान प्रतिशत रहा 71.17% रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर लोग 5 बजे तक यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे और 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया यानी तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। घर से निकलकर महिला, बुजुर्ग, तमाम युवा घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। साफ तौर पे हम जो कोरबा के सीट पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कई महिला घंटों से मतदान करने के लिए पहुंची हुई थी, तो जो उन्होंने साफ तौर पे कहा हमने अपने घर में खाना नहीं बनाया है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था पहले मतदान फिर जलपान। तो कहीं ना कहीं आज जो मतदान का प्रतिशत हुआ है, जबरदस्त लोगों में उत्साह था, बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे और जो फर्स्ट टाइम के वोटर थे जिन्होंने मतदान किया है, उन्होंने जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने देश के विकास को लेकर मतदान किया है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो देश में विकास करेगा हम उसको लेकर यहां पर मतदान किया। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से मतदान प्रतिशत रहा है, पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ था, लेकिन तीसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत
प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जबरदस्त उत्साह था। दूसरा, जो कोरबा लोकसभा सीट की बात करूं तो कोरबा लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहां से 2024 का जो लोकसभा था, यहां से कांग्रेस की तरफ से ज्योत्सना महंत और बीजेपी ने सरोज पांडे को मैदान में उतारा था। 2008 में जो कोरबा लोकसभा सीट है, जांजगीर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था, और 2019 में कोरबा लोकसभा सीट में चुनाव हुआ था। 2014 में भी कोरबा लोकसभा सीट में चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को वहां पर जीत दर्ज मिली थी। 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 2024 में जो यहां पर चुनाव हुए हैं तो कड़ा मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों में जबरदस्त उत्साह हुआ है और लोगों ने जमकर अपने घरों से निकलकर जमकर मतदान किया है। जी ऋतु। जी, बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सोमेश और राजेश आप भी, और ऋषि और नीरज आप भी जुड़े रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं आप चारों के पास और हाल लेंगे क्या रहा जमीन पर दिन भर का तीसरे चरण के मतदान की तमाम और सुर्खियां। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। और जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस खास अंक में तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी संवाददाता भी। हमारे साथ बिहार के खगड़िया से राजेश राज जुड़े हुए हैं, यूपी के आगरा से ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं और नीरज सिंह गोवा से जुड़े हुए हैं। नीरज, आपके पास आते हैं, और उत्तर गोवा के चुनाव के साथ ही किस तरह से आपने मतदाताओं में भी उत्साह देखा, क्या रहा दिन भर, क्योंकि कई ऐसे चुनावी रंग भी सामने आते हैं मतदान के दौरान जो कई और इलाकों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसे कुछ रंग जो आपके कैमरे ने कैद किए हों, कैसा मुकाबला रहा और वोटर में कितना उत्साह दिखा? देखिए, बिल्कुल ऋतु, अगर हम गोवा के मतदाताओं को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जगह पर चुनाव हुआ है सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज गोवा का रहने वाला है। और उसका कारण ये है कि 4 बजे के आसपास गोवा का अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें तो 66% के आसपास वोटिंग उस समय हो चुकी थी, जबकि 2 घंटे और बचे थे। आप देखें कि ऋतु को गोवा को जो भारत है उसका पार्टी कैपिटल कहा जाता है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए आते हैं, लेकिन आज वो पार्टी कैपिटल हमको दिन में भी दिखाई दी। और खासतौर से उसका कारण ये था कि तमाम लोग जो वॉक करने के लिए सुबह सुबह निकले, मतदान केंद्रों पर पहुंचे, वो अपने घरों पर नहीं गए बल्कि आसपास के रेस्टोरेंट में उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, और जो उनके जो सहयोगी थे उनको उन्होंने इन्वाइट किया, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल पाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि दोपहर के समय तमाम गोवा के लोग, हम जहाँ जितने भी मतदान केंद्रों पर गए उनके आसपास जितने भी रेस्टोरेंट थे वो पूरे के पूरे फुल थे। और कुछ रेस्टोरेंट वालों ने कुछ कंसेशन भी दे रखा था कि आप जाइए, वोटिंग करिए और जो निशान है वो दिखाइए और आप कुछ परसेंटेज, आपको जो छूट है वो रेस्टोरेंट में मिलेगी। तो उसका कह सकते हैं कि जो फायदा यहाँ के लोगों ने उठाया, यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा
गोवा को देखें, दोनों ही जो सीटें हैं बराबर का मुकाबला है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, पिछली बार भी एक एक सीट दोनों के पास थी। उत्तर गोवा भारतीय जनता पार्टी के पास थी, दक्षिण गोवा जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास थी। इस बार दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आप अगर दूसरे भारत के दूसरे हिस्सों को देखें ऋतु और गोवा को देखें, अलग तरह के मुद्दे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपका इन्वायरमेंट है वो कैसे सुरक्षित हो उसको लोग हैं वो चिंता करते हैं। आपकी जो हरियाली है वो कैसे बेहतर हो उसकी जो सुरक्षा है और चिंता है वो लोग करते हैं। इसके अलावा जो माइनिंग है वो रुकनी चाहिए, क्योंकि लोगों का मानना है कि उसकी वजह से जो स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ता है। तो इस तरह के जो तमाम मुद्दे, और खासतौर से सरकारी नौकरियों में गोवा के लोगों को प्राथमिकता देना, ये तमाम मुद्दे थे जो इस बार चुनावों में निश्चित तौर पर दोनों सीटों पर प्रभावित करेंगे। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में भी जो चुनाव आयोग ने जिस तरह के इंतजाम किए, लोगों के लिए नींबू पानी उपलब्ध करवाया, मेडिकल किट तमाम जो मतदान केंद्र है वहाँ पर मौजूद थी, डॉक्टर की टीम वहाँ पर मौजूद थी अगर किसी को गरीब जो गर्मी लगती है उससे परेशानी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बार चुनाव आयोग ने इंतजाम किए थे जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो अपने घरों पर ही वोट कर सकें। लेकिन ऋतु, हमने देखा कि बड़ी संख्या में निकलकर जो बुजुर्ग मतदाता हैं और दिव्यांग जन है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर बड़े और नए पहुंचे। प्रयोग, बिल्कुल नए प्रयोग इस चुनाव के साथ करें, 24 के लोकसभा चुनाव के साथ। ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, आपके पास अंत में इसीलिए आए हैं कि तमाम राज्यों से हमने देखा वोटर टर्नआउट में एक तब्दीली देखी जा रही है। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं, चुनाव आयोग आपकी बीट है। ऋषि, पहले 2 चरण ने चिंता पैदा की, तीसरे चरण में किस तरह से आप देखते हैं चुनाव आयोग के वो तमाम प्रयास जिनमें वोट एट होम एक बड़ा प्रयास रहा, क्या असर दिखाई देते हैं? देखिए, तो जहाँ तक चुनाव आयोग के प्रयासों की बात करें तो चुनाव आयोग निरंतर प्रयास करता रहता है और उनके प्रयासों की वजह से जनता के बीच में मतदान को लेकर जो तमाम जागृति पैदा होती है और उससे ये बात साफ होती है कि जो मतदाताओं के बीच में एक अभियान होता है, ख़ासतौर से स्वीप अभियान के तहत इस बात को रेखांकित किया जाता है कि हमें मतदान करना कितना ज़रूरी है। राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और अपने इलाके का निर्माण करने के लिए अगर हम मतदान करेंगे तभी हम कह पाएंगे कि हमने जो अब तक अपना कर्तव्य निभाया है वो पूर्णतः सही है। जहाँ तक इस भीषण गर्मी में अगर प्रतिशत की बात करें तो पिछले 2 चरणों में भी अगर हम रिवाइज्ड डाटा को देखें ऋतु, तो 66% के आसपास मतदान बताया गया, जो काफ़ी संतोषजनक मतदान कहा जा सकता है। अगर इस तीसरे चरण के मतदान को देखें तो अभी जो 5 बजे तक का जो आंकड़ा है उसको अगर हम देखें तो जैसे ग्रामीण इलाके हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, जिसमें संभल है या फतेहपुर सीकरी है या एटा है या मैनपुरी है, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर ग्रामीण अंचल का जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहां से बहुत सुखद तस्वीरें आ रही हैं। 60% से ऊपर 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो बता रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि 1 घंटे के बाद जो ख़ासतौर से आखिरी समय में जो मतदान बढ़ता है, क्योंकि हमने अभी कुछ बूथों पर देखा था आखिरी में बड़ी तादाद में महिलाएं खासतौर से मतदान बूथ पर पहुंची और उन्होंने लंबी लंबी कतारें लगा के वोट करना शुरू कर दिया। तो ये आंकड़े मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे और सुखद रिवाइज रूप में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पूरे इलाके की अगर सियासत को देखें तो निश्चित तौर से इस चरण में काफ़ी हद तक जी चुनावी मुकाबला जो 10 सीटों पर तीसरे चरण का है, उसमें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 2 समाजवादी पार्टी के पास और समाजवादी पार्टी के ही अखिलेश यादव परिवार के 3 लोग इस चरण में हैं। तो कितना कड़ा मुकाबला, दांव पे साख किस किस की, क्या दिखता है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो मुकाबला है, अगर हम देखें इसको तो सांस्कृतिक रूप से भी ये इलाका 10 सीटों का ज़रूर है, लेकिन इसमें 3 इलाकों की झलक मिलती है। अगर हम देखें तो इसमें ब्रज का इलाका भी आ जाता है, यानी कि हाथरस की सीट है, तो वहीं रुहेलखंड का इलाका आ जाता है जिसमें कि बरेली की सीट है, और वहीं मैनपुरी की भी सीट है जो कि अवध की ओर घुसने का एक रास्ता है। तो इस चरण में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा संकेत जाएगा, जो भी परिणाम आए वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस चरण में इतना ज़रूर है कि राजनीतिक विश्लेषकों को विश्लेषण करने में अब इस बात को रेखांकित करना पड़ेगा कि ये जो मुकाबला है, ख़ास तौर से इस इलाके में मुकाबला है, मुझे लगता है आमने सामने का है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो मिलकर अपना गठबंधन बनाया उसका और भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित तौर से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इन इलाकों में 10 में से
8 सीटों पर विजयी रही थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ कोर करेक्शंस किए हैं, जैसे पिछली बार शिवपाल यादव इनके खिलाफ ही थे, इस बार उनके साथ हैं, उनका खुद का बेटा जो है चुनाव लड़ रहा है। तो ये जो पूरी परिस्थितियां बदली हैं, इन बदली हुई परिस्थितियों में देखना होगा कि जो वोटर टर्नआउट है उसको विश्लेषित किया जाएगा कि ये किसके पक्ष में बढ़ा हुआ है। और अगर इसमें जो मुकाबला अगर देखने को मिलता है, तो अगर आमने सामने का मुकाबला है तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है, क्योंकि अगर हम देखें आगरा में भी जो दलित बाहुल इलाका है वहां पर बसपा ने कोशिश की त्रिकोणीय मुकाबला करने की, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो स्थिति नहीं बन पाई। तो अगर ये मुकाबला आमने सामने का जाता है और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो पाती है, तो आने वाले चरण का भी एक संकेत चला जाएगा और उसी हिसाब से जो इलेक्शन है उसका डायरेक्शन बन सकता है। तो ये जो फेस है, खासतौर से तीसरे चरण के फेस को मैं बेहद महत्वपूर्ण मानता हूं आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के कम से कम बाकी के 4 चरणों के लिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से ठीक कह रहे हैं ऋषि, आप इस तीसरे चरण के बाद से अब सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी की तरफ अब एक तरह से चुनाव बढ़ेगा, तो बेहद अहम है तीसरा चरण। आप हमारे साथ बने ही रहिएगा। आयशा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, आज के तीसरे चरण के चुनाव के साथ कर्नाटक की सभी सीटों पे मतदान संपन्न। भारतीय जनता पार्टी का 2024 का नारा मिशन साउथ के साथ शुरू हुआ। कर्नाटक बेहद अहम उसमें है, क्योंकि कर्नाटक पहला गढ़ भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है। ऐसे में आज के चरण में जो मतदान हुआ, उसमें आप मतदाताओं में कितना उत्साह देख रही हैं कर्नाटक में, और वो कौन से मुद्दे रहे अंततः जो हावी रहे जनता के जहन में? जी बिल्कुल रितु, देखिए आज चुनाव तो संपन्न हो गया और इस फेस में देखा जाए तो 14 की 14 जो सीटें थी वो बीजेपी की सीटें हैं 2019 की लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। और ये माना जा रहा था कि बीजेपी इन तमाम सीटों को रिटेन करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई है और पूरी भरपूर तैयारी बीजेपी ने की है। और इस चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो प्रचार रहा वो गारंटीज को लेकर प्रचार रहा, यानी कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी और मोदी की गारंटी, ये सबसे बड़ा प्रचार का एक नारा रहा यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस इस बात से उम्मीद कर रही है कि 5 गारंटी जो है उन्हें, जो कर्नाटक में अब तक 1 सीट थी 2019 की, ये 1 सीट उन्हें 2 डिजिट में तो बदल सकती है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर प्रचार किया, खासकर प्रधानमंत्री ने 2 दिन का प्रचार 27 और 28 अप्रैल को किया, पूरे उत्तर कर्नाटक में उन्होंने एक लहर क्रिएट कर दी, यानी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक जगह पर उन्होंने एड्रेस किया। तो ऐसे में बीजेपी इस बात से निश्चिंत है कि ये जो फेस था वो उनके पाले में आ सकता है। लेकिन जो चुनाव का इस समय जो परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज बहुत ही कम रहा, 66% रहा 5 बजे तक का। तो ये हो सकता है और थोड़ा आगे बढ़े, 68 या 59 तक जाए। तो ये चुनाव जो मतदाताओं का जो टर्नआउट रहा, ये बहुत ही निराशाजनक माना जा रहा है। और इसके चलते अब पार्टियां अपनी अपनी जो कैलकुलेशन है उसे दोबारा से करने में जुट गई हैं। तो ऐसे में ये जो 14 सीटें थी, इसमें खासकर उत्तर कर्नाटक में गुलबर्गा की लोकसभा सीट सबसे अहम रही, क्योंकि यहाँ पर सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। ये एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दोडमनी और बीजेपी के जो सांसद हैं उमेश यादव, उनके बीच की लड़ाई थी। लेकिन ये लड़ाई ऐसी देखी जा रही थी कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में। आप याद कीजिएगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में चुनौती दी थी और कहा था कि हम आपको आपके घर में हराएंगे। तो ये हुआ था 2019 में, और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे बड़ा सेटबैक उनकी पॉलिटिकल करियर का रहा था कि उन्होंने 2019 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद जो है उनकी इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे के अस्तित्व और उनकी जो साख है उसके लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर ये सीट में उमेश यादव दोबारा जीत जाते हैं तो बड़ा सवाल उठ सकता है। बहुत संक्षेप में राजेश, बहुत संक्षेप में चाहते हैं, क्योंकि जब तीसरे चरण के चुनाव के संपन्न होने की बात हो रही है तो ये जानना बहुत जरूरी है। आज जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण की बात का एक मुद्दा उठाया है, जिसका पलटवार प्रधानमंत्री ने एक रैली से बहुत साफ किया है, लेकिन क्या आपको लगता है तीसरा चरण कहीं घबराहट पैदा करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तीसरे चरण की 5 सीटें एनडीए गठबंधन के पास हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एनडीए गठबंधन के पास ये 5 सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
अररिया सीट पर चुनाव लड़ रही है। 3 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास है और 1 सीट जो है खगड़िया, वो लोक जनशक्ति पार्टी के वहां पर उम्मीदवार हैं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद, उन्होंने जिस तरीके से आज बयान दिया मुसलमानों को आरक्षण देने के सवाल पर, वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक बड़ा नाटकीय परिवर्तन ला सकता है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से दरभंगा की रैली में भी उन्होंने लालू प्रसाद का नाम लिए बिना कहा था कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस बात की स्पष्ट तौर पर तस्दीक की थी कि धर्म के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाए। हालांकि मंडल कमीशन जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया था ऋतु, उसमें मुस्लिम जो ओबीसी हैं, पसमंदा समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण तीसरे चरण के साथ आखिर क्या वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने मुसलमान आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर उठाया है और ये मुद्दा यहाँ थमने वाला नहीं दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने अपने पलटवार में इसके साफ संकेत दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका, आयशा आपका, ऋषि आपका भी और राजेश आपका भी, तमाम चुनावी रड से पूरी जानकारी के लिए। और चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेताओं के देश विरोधी बयानों ने पारा बढ़ा दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया? बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। और जनादेश के एक विशेष अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेताओं के देश विरोधी बयानों ने पारा बढ़ा दिया है। पुंछ में शहीद जवान पर चरणजीत सिंह चन्नी और मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के कांग्रेसी नेता का बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र की चुनावी रैली में इस मामले पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकियों के बेकसूर होने का सर्टिफिकेट बांट रही है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों ने जहां भाजपा को चुनावी मुद्दा दे दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। आपसे पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं, महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई में 26/11 का जो आतंकी हमला वो पाकिस्तान ने करवाया था या नहीं करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था?
लेकिन कांग्रेस पार्टी आतंकियों को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट जारी कर रही है। साथियों, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता का बयान तो बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। तीसरे चरण का चुनाव आते आते कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बातें करने लगे हैं। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वटेड्डीवार ने मुंबई हमले के दौरान शहीद हेमंत करकरे की मौत के पीछे संघ का हाथ बता दिया, तो पुंछ चरमपंथी हमले पर कांग्रेस नेता चन्नी ने इसे स्टंटबाजी कहते हुए इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया। जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साई चीन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है। अगर देश की सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम। मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीते दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगियों के 7 ऐसे बयान हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन देश को कमजोर करने पर आमादा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साल 2016 में उरी के सैन्य शिविर पर आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक देश के लिए गौरव का विषय था, लेकिन राहुल गांधी और पी चिदम्बरम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे। 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने डटी रही थीं। उस समय जवानों के पराक्रम का सम्मान करने की बजाय राहुल चीनी दूतावास के साथ मिलकर भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसे लेकर भी कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए थे। 2020 में गलवान में चीनी घुसपैठ की कोशिश का भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन राहुल गांधी ने गलवान में चीन द्वारा झंडा फहराने के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए ट्वीट कर दिया था। 2022 में अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सैनिकों ने विफल कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने अत्यंत ही राष्ट्र विरोधी बयान दिया और कहा कि चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो देश भर में जश्न मनाया गया था, लेकिन कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी सत्ता में लौटी तो कश्मीर में आर्टिकल 370 का फैसला पलटेगा। सत्ता से दूर जाती कांग्रेस ने चुनाव में मोदी विरोध के कई दांव आजमाए, लेकिन सारे दांव फेल हो गए। ऐसे में अब बीजेपी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी हो गई है। जनादेश डेस्क, डीटी न्यूज। और कांग्रेस के इन बयानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस लगातार जुड़ी रही है और उन्होंने यहां तक कहा कि ए टीम कांग्रेस को बताया तो बी टीम सीमा पार से बता दिया है। इसी पर और चर्चा करने के लिए आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राजगोपालन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कांग्रेस के इन बयानों को आप देख कैसे रहे, क्योंकि ये बयान कोई एक दो नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से अब जारी हैं। पहले पुंछ के हमले पर चरणजीत सिंह चन्नी का बयान कि ये स्टंट है, इसी के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता उनका बयान एक बार फिर 26/11 में जो हुआ उस पर जो सवाल खड़े किए, तो आप इन बयानों को बीच चुनाव में कैसे देखते हैं?
बिल्कुल, कांग्रेस ने जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया का स्वतंत्र दिलाया है, इंडिपेंडेंस दिलाया है, रिपब्लिक दिया है, लेकिन उस कांग्रेस को जो लीडरशिप है मिस्टर राहुल गांधी, अननेसेसरीली ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया विरोध तख्तों के लिए जो विटामिन बन जाते हैं। जो देयरफॉर राहुल गांधी केयरफुली बात करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। ऐसे अनशन करके, जैसे विजय वाडेकर ने बोल दिया है 26/11 का आतंकवाद का, जो हेमंत गडकरी का आरएसएस पुलिस वाले ने उड़ा दिया, ये गलत बात है। ये देयरफॉर सड़क का गुंडा, आपको मैडम ऋतुल जी पता होगा, संदीप दीक्षित ने बोला सड़क का गुंडा है ये लोग, आर्मी लोग करके एकदम बयान दे रहे हैं। जो टोटल इंप्रेशन मुझे लगता है, मैं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को 1977 से मैं देखते आ रहा हूँ, रिपोर्टिंग करते आ रहा हूँ, एनालिसिस करते आ रहा हूँ। जितना कांग्रेस का गिरावट आया है, स्पेशली देश का सुरक्षा मामले में, ऐसे अनशंट बयान नहीं देना चाहिए। अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी का बयान बिल्कुल निंदनीय है। ऐसे कांग्रेस का स्टेटमेंट भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि अग्निवीर इसे पॉलिटिकल वेपन करके कांग्रेस राहुल गांधी बोल रहे हैं। लेकिन 4 साल में जितना ट्रेनिंग लेकर के बाहर आएंगे, 15 लाख रुपए दे रहे हैं सरकार, उसको भी एक मजाक उड़ा रहे हैं। सुरक्षा के ऊपर तिल्ली उड़ाते हैं, अग्निवीर के ऊपर करते हैं, प्लस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एकदम जोक बनाना कांग्रेस को श्रेय नहीं देते हैं ऋतुल जी, क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में दम खत्म हो चुका है। जितना भी कांग्रेस लीडर्स है, कम से कम 90% कांग्रेस से टूट करके बाहर गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ इंटरव्यू में भी कहा जून 4 को पास विपक्ष नहीं रहेगा करके। जो इसीलिए मन के पीड़ा है, नरेंद्र मोदी के मन पर पीड़ा है, इसलिए राहुल गांधी बयान दे रहे, क्योंकि इसके विदेश ताकत जॉर्ज सोरेस, चाइना के साथ कांग्रेस ने अग्रीमेंट किया है अगस्त 2008 में, उसमें भी ये सारा शरत शायद होगा, उसको सार्वजनिक नहीं किया है। तो राजगोपालन जी, क्या आप मानते हैं ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत तमाम बयान दिए जा रहे हैं? जिस तरह से अगर 26/11 के इस पूरे मामले को अगर एक बार फिर उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है, शहीद हेमंत करकरे का नाम लेके अगर ये कहा जा रहा है कि उन्हें किसकी गोली लगी और किसकी गोली नहीं लगी, तो क्या आपको लगता है कि ये सवाल कई कांग्रेस पे भी उठते हैं? अगर इस तरह के संशय थे तो कांग्रेस खामोश क्यों थी आज तक? क्योंकि ये जिस समय ये हमला हुआ वो दौर कांग्रेस का रहा है, और अगर आज इन बातों को किया जा रहा है तो कांग्रेस किसके लिए इन बातों को कह रही है? टारगेट क्या है बीच चुनाव में? क्या वोट बैंक है? क्या संदेश देना चाहते हैं? या आर्मी है, टारगेट आर्मी है। स्पेशली वो एक वर्ग को उसका करके, एक वर्ग को खुशी करने के वास्ते आप आर्मी को अटैक करो, वो वर्ग का वोट मिल जाएगी। ये हिंदू के विरोध में करते हैं, एक पक्ष में करते हैं। कांग्रेस का जो छोटे मोटे लोग, नेता लोग हैं, ऐसे बयान दे करके राहुल गांधी से शाबाशी लेने के लिए अनशंट बोलते रहते हैं। ये देश के लिए खतरा दिन है। देश के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने महाराष्ट्र मीटिंग पर अभी कहा है, एक खतरा से खेल करते हैं, ये गलत बात है। आने वाले दिन में ऐसे बयान आ जाएगा, आर्मी में जितना लोग रिक्रूटमेंट हुए हैं उनको मनोबल गिरने की उम्मीद है। ऐसे चरणजीत सिंह चन्नी ने बोल दिया है ये ड्रामा है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा सुरक्षा लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह करना, बिल्कुल कांग्रेस का ये स्टेटमेंट दुख की बात है, खतरनाक की बात है। राहुल गांधी का माइंडसेट के ऊपर भी हम लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यों ऐसे बार बार बोलते जा रहे हैं राहुल गांधी। ये अनशंट बोलते, मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज नहीं करना हो, ये पागलपना है। राजगोपालन जी, भारत का 2024 का लोकसभा चुनाव यकीनन देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इसके नतीजों पर शायद दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि बढ़ती संभावनाएं जो भारत में दिखाई दे रही हैं। फिर आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान की जो चिंता है उस पर शंका होती है, पाकिस्तान को जो चिंता भारत की हो रही है, क्या इसको इस तरह से जोड़ के देखने की जरूरत है? क्योंकि 2023 में जब राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग की तारीफ की विदेश में जाके, और उसके बाद से
अभी तक के बयान, चुनाव के बीच तक के बयान, क्या इन्हें जोड़ के देखे जाने की जरूरत है? जरूर जरूर, आपने ठीक कहा है, इसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सेक्युलर पार्टी कह रहे हैं, नाम लिखा है इंडियन मुस्लिम लीग, लेकिन उसको सेक्युलर पार्टी कहते हैं। ये कैसे होगा कि इंडियन मुस्लिम लीग का? अच्छा, दूसरी चीज है, राहुल गांधी ने वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल करने टाइम पर अपना इंडिपेंडेंट से जो कांग्रेस का झंडा लेके नहीं गया है जी। ये बिल्कुल खतरा चीज है मैडम जी, रितुल जी। ऐसे राहुल गांधी का ये आने वाले दिन में उनको सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सच्चे मुच में कह रहा हूँ, कांग्रेस के नजदीक से मैं देखा हूँ, अभी 25 सीट 30 सीट जीतना भी मुश्किल है कांग्रेस का, अनलेस दे डू सोल सर्चिंग, नहीं तो कांग्रेस इंप्रूवमेंट नहीं होने वाले हैं। क्या राजगोपालन जी, आप ये मानते हैं देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर जब कांग्रेस के कई नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो जहां एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी रैली में हर बात का जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री का, तो इन तमाम बयानों पर भी उन्हें कांग्रेस की सफाई को सामने रखना चाहिए जनता के। रखा है, इसीलिए रखा है। प्लस मोरोवर दिग्विजय सिंह का जैसे मनीशंकर लोग, मनीशंकर पाकिस्तान में जा करके बोल रहे मुझे हेल्प चाहिए, नरेंद्र मोदी को हटाना है। जो विदेश ताकत है, नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पर जो देश में पब्लिक रैलीज में बोलने लग गया है, विदेश ताकत इंडिया को गिराना चाहते हैं। उस ताकतों को साथ ये कांग्रेस छोटा छोटा रीजनल पार्टीज मिला है। कल भी आपको देखा होगा अरविंद केजरीवाल का $1600 है, जो $16 मिलियन आया है, ऑर्डर किया है मिस्टर एलजी ने। वो भी ताकत है, वो भी सुरक्षा के ऊपर आते हैं, क्योंकि खालिस्तान फोर्सेस आर गिविंग मनी टू आम आदमी पार्टी। ये बिल्कुल खतरा है। राजगोपालन जी, 7 चरणों के चुनाव में 3 चरण का चुनाव हो गया, आधे से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर मतदान हो चुका है। क्या आपको लगता है अगले 4 चरणों में अब ये मुद्दे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? आप अपने अनुभव से क्या देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा तो केंद्रित पड़ेगा, कांग्रेस का जवाब देने के मुश्किल पड़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को जो इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इलेक्शन कमीशन को लिख के देना चाहिए। ऐसे कांग्रेस लोग बयान नहीं देंगे आगे से, क्योंकि ये मनोबल 14 लाख लोग काम करते हैं जी इंडिया जो एयरफोर्स में, 20 लाख काम करते हैं डिफेंस में। इन लोगों के लिए मनोबल क्या होगा, उसको परिवार को क्या? कांग्रेस के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस को आने वाले चरण में भारी भी पड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपालन जी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर रोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका।
उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी के बयान के बारे में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के दावे पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। इस मामले पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। इस बीच राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के विवादित बयान पर भी भाजपा ने निशाना साधा है। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस दावे के बाद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। अब प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के ही एक पूर्व नेता ने गहरी साजिश से पर्दाफाश करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रमोद कृष्णन के बयान का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि इस तरह के मामलों में निर्णय न्यायालय के जरिए होना चाहिए और न्यायालय के फैसले को हम पूरी तरह मानेंगे। कांग्रेस पार्टी सदैव पक्षधर रही है। कोई भी ऐसा विवाद हो, न्यायालय के माध्यम से ही उसका हल निकलना चाहिए। अगर उसका हल आपसी भाईचारे में बैठकर नहीं हो पा रहा है तो न्यायालय ही उसका उत्तर है। ये संवैधानिक एक ढांचा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार बताते हुए कहा कि मंदिर को वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया है। वो मंदिर तो बेकार का है और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। इन्होंने नहीं दिया तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर। वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों का चरित्र हिंदू विरोधी और राम विरोधी है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन से सवाल करते हुए कहा कि क्या वो राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तमन्ना रखते हैं। आप देख रहे होंगे ना, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम का विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, राम भक्तों के मरने पर खुशी मनाते हैं। राम मंदिर के लिए बेकार शब्द प्रयोग करने वाले उत्तर भारत में उनके सबसे बड़े सहयोगी दल और इंडी गठबंधन से मैं पूछना चाहता हूं कि आप राम मंदिर पर दोबारा ताला लगाने की तमन्ना रखते हैं?
बहरहाल रविवार को पार्टी से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा ने भी दावा किया था कि जब उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का दौरा किया और भव्य मंदिर के वीडियो और तस्वीरें साझा की तो उन्हें फटकार लगाई गई और कांग्रेस नेताओं द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में यह बयानबाजी क्या गुल खिलाएगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। और जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। 7वें चरण में देश के 8 राज्यों में 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और आज से 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। 14 मई को नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम समय है, जबकि 15 मई से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्रों को वापस लेने का जो समय है वो 17 मई है। और इस चरण की सबसे खास बात यह है कि तमाम दिग्गजों के भाग्य का फैसला भी होना है। इस चरण में सबसे प्रमुख दावेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, आगरा। और जनादेश के आज विशेष अंक में बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।